हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अवैत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 15 करेंगे। तो एज पर न्यू सिलेबस इस चैप्टर को ऐड किया गया है फ्रेंड्स, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। ओके, पहले एचआरएम मॉड्यूल सी में हुआ करता था, अब ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट जो है आपका मॉड्यूल बी में आ गया है और उसमें ये नया चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। इसका पार्ट 1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं और व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाला चैप्टर नहीं, बस मतलब थेरी बेस्ड है, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे चीज़ें। और जैसे कॉमन सी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आप ऑफिस में काम करते हो, कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, उसी से रिलेटेड है। जब आपके विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से ना मैच करें तो वही हो गया कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा हो जाना, मतभेद हो जाना, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। आप बोलते हो कि जो है इस व्यक्ति को लोन नहीं देना है, मैनेजर बोलता है कि नहीं हमें लोन देना ही होगा क्योंकि अच्छा कस्टमर है, जबकि आपका दिल नहीं दगा ही देता कि नहीं ये कस्टमर जो है फ्रॉड करेगा। इस तरीके की सिचुएशन है। तो इसका मतलब आपके बाद आप और आपके मैनेजर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। वर्क प्लेस पर ये बड़ी आम सी बात होती है, मतलब नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू हैपन, होना ही होना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, देखिए, गिवन द फैक्ट दैट पीपल विथ डिफरेंट बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ देयर एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रेड्स, डिजायर, नीड्स आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग इनरोड इनटू ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर, कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू अकर एंड दे कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को मतलब ज्वाइन करते हैं और साथ में काम करते हैं। तो मतलब जैसे हर व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, उसके गुण अलग होते हैं, उसकी इच्छाएं अलग होती हैं, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं। कई बार आपको ऐसे मैनेजर मिलेंगे जो कि अगर आप बोलते हो कि सर मुझे छुट्टी पर जाना है, तो वो बोलेंगे कि आप जो है छुट्टी पर चले जाओ, जो है मैं अटेंडेंस भी मैनेज कर दूंगा आपकी। कई बार आपको ऐसे मैनेजर मिलेंगे जो हो सकता है कि आप जो है 10:05 पर पहुँचो तो आपका absent लगा दें। मतलब हर तरीके के लोग आपको इस जीवन में मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एटीट्यूड, बिहेवियर और उनके गुणों की वजह से। लेकिन अब ये है कि काम तो सबको करना है, कोई ऐसा तो है नहीं एक ही परिवार के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में तो हर तरीके के लोग काम करते हैं। तो ऐसे ही इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। ओके, आर बाउंड टू अकर, कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप इन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते, जैसे हम अवॉइड भी करना चाहें तो उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो होके ही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमरस वेज सच एज इंसल्ट, नॉन कोऑपरेशन, बुलिंग एंड एंगर। कॉन्फ्लिक्ट को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे इंसल्ट कर देना, कोई व्यक्ति किसी की इंसल्ट कर देगा, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। नॉन कोऑपरेशन, कुछ कहा जा रहा है आप करने को तैयार नहीं हैं, कोई किसी को जानबूझकर बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, गुस्सा, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। उसके बाद में इट्स काजेज कैन रेंज फ्रॉम पर्सनालिटी क्लैसेस एंड मिसअंडरस्टूड कम्युनिकेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल मिसमैनेजमेंट। मुझे जुकाम हुआ है फ्रेंड्स, उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में चेंज होगा, पर कोई बात नहीं है। इट्स काजेज मतलब कॉन्फ्लिक्ट की किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कई बार पर्सनालिटी क्लैसेस होते हैं, आपका ईगो जो है सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ओके, आप ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कहीं भी आप एक चीज़ जाओगे ना तो आप एक चीज़ देखना, जो बंदा सीनियर होगा ना उसके अंदर एक ये बड़ी गंदी वाली फीलिंग होती है कि आई एम द बॉस, मैं सीनियर हूँ और तुम जूनियर हो, कल के आए हुए, मुझे मत बताओ। पहले जो है वो एक वैसी लैंग्वेज बोले, पहले बोलेगा कि चल बेटा 5 साल घिस पहले तो मेरी तरह, फिर जा करके तू बोलने लायक होगा। जबकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो जूनियर है वो इसी लायक हो, मेरा विश्वास मानिए। हो सकता है कि वो जो जूनियर है वो सीनियर से कहीं काबिल हो, है ना। अदरवाइज देखिए मेरी बात समझिए, जैसे ऐसा नहीं कि अंबानी जो है मतलब पहले से अमीर थे, अंबानी भी बने ही हैं, उनके पहले अमीर मौजूद थे, टाटा बिरला वाज देयर, फिर भी अंबानी आए, उसके बाद अंबानी मौजूद थे। देखिए अभी जो है अडानी आए हुए हैं, अडानी इज देयर, और आप देखना कोई नया आएगा फिर जो कि इनको भी टेक ओवर करेगा, है ना। तो मतलब कहने का ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि आप सीनियर हो तो हमेशा आप ही सही हो सकता है उसका तजुर्बा, जो जूनियर है उसकी दिमाग, उसकी जो भगवान ने जो उसको क्वालिटी दे रखी वो आपसे अच्छी हो, लेकिन ये बात सीनियर जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, मतलब हर जगह आप चाहे जब आप कॉलेज गए होंगे आपने वहाँ सीनियर्स को देखा होगा, उनका भी बिहेवियर ऐसा रहा होगा। जब आपने बैंक ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर भी यही रहेगा, और आगे भी कोई और वेंचर करते तो आप वहाँ पर भी पाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए गूगल इज़ देयर, फिर भी देखिए फेसबुक आया, लेकिन जब फेसबुक आया तो गूगल ने गूगल प्लस करके एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि मतलब एकदम फेसबुक जैसा ही फील आपको देंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना कि फेसबुक सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर जब फेसबुक जिस समय ग्रो कर रहा था उस समय अगर आप गूगल से बात करते तो वो उस समय अपनी सेखी वगाड़ता कि भैया
हम बॉस हैं, बिलियन डॉलर में तो हम करंट टाइम पे खेल रहे हैं, फेसबुक है क्या, लेकिन अभी देखिए बराबर से भी आसपास ही खड़े हो गए हैं दोनों आकर के। तो इट इज़ गोइंग टू हैपन। चलिए, तो मैंने ऐसे ही मतलब जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि आपका जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, उसके पीछे की यही सारे कारण होते हैं। ओके, तो पर्सनालिटी क्लैश हो जाएगा आपका। जो कुछ भी बातचीत हो रही है उसको आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया है, कई बार जो सामने वाले व्यक्ति ने बोला उसको आपने गलत समझ लिया है ना। जैसे मैंने कुछ बोला कि जो है बहुत दबाव है, लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली कि मतलब मेरे पास ऊपर काम का दबाव है, मुझे किसी दोस्त को 10,000 रुपये देने उसका दबाव था। मैनेजर को लग रहा है कि मैंने उसको दबाव के लिए बोल दिया कि वो मेरे ऊपर दबाव बहुत डालता है। तो इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से मैनेजर नाराज होगा। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट चली हुई है ना। मिसमैनेजमेंट का मतलब जहाँ 10 स्टाफ की जरूरत है वहाँ 3 स्टाफ दे रखा है, उसमें भी एक नॉन कोऑपरेटिव व्यक्ति है, तो ऐसे में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जर्नल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, मज़ा आने वाला है पढ़ने में और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला चैप्टर नहीं है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हुआ होगा या होगा, इसमें कोई डोरा नहीं। ये सारी बातें जितनी भी हम यहाँ पर करेंगे। निगेटिव इफेक्ट क्या होगा, एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया वर्क प्लेस पर तो निगेटिव इफेक्ट ये होगा कि वर्क डिस्ट्रप्शन, काम नहीं हो पाएगा, काम में बाधा आएगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। दिन भर में 2 लोन पास करने थे, मैनेजर और जो है जो लोन ऑफिसर, उसके बीच में कोई क्लैश हो गया, मान लीजिए किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, प्रोजेक्ट ही फेल हो सकता है, लोग गायब रहेंगे, अब स्टेज में छुट्टी ले ली, भाड़ में जाए, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं इस ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब या फिर टर्मिनेशन भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ा तो व्यक्ति की जॉब भी जा सकती है। ओके, इमोशनल स्ट्रेस कैन बी बोथ काज एंड इफेक्ट ऑफ द वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। अगर वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो जो है मतलब उसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस होगा। अब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या वर्क कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से इमोशनल स्ट्रेस आपको हुआ है, दोनों मतलब काज एंड इफेक्ट दोनों पॉसिबल है कि इमोशनल स्ट्रेस था इसकी वजह से वर्क कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या वर्क कॉन्फ्लिक्ट था इस वजह से आपको उसका इफेक्ट ये हुआ कि आपको इमोशनल स्ट्रेस हो गया। तो दोनों ध्यान रखेंगे, इमोशनल स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और वर्क कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से भी इमोशनल स्ट्रेस आपको हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, as the organization aspire to be peaceful entity for their business development and success, conflict should be ably managed and resolved if cannot be avoided altogether। ठीक है, तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक पीसफुल एंटिटी मानी जाती है, और अगर पीसफुल एंटिटी रहेगी तभी वहाँ पर बिजनेस का डेवलपमेंट होगा और तभी वो सक्सेसफुल रहेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन तभी सफल रहेगी। अगर रोज़ झगड़ा ही होता रहेगा, जिन घरों में झगड़े होते रहते हैं रोज़, उनके बच्चे उतना जो है मतलब अच्छा नहीं ग्रो कर पाते हैं दैन कि जिनके घर में पीसफुल रहता है। उसी तरीके से जो बिजनेस जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर सक्सेस ज़्यादा मिलती है। और कॉन्फ्लिक्ट को जो है अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए और रिजॉल्व किया जाना चाहिए। अगर उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो इनका कहना है कि हम ये मानते हैं कि अवॉइड तो नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना और रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए। विथ टेंशंस एंड एंजाइटी एट एन ऑल टाइम हाई due to the current complexity and different ideological discussion at workplace, the chances for workplace conflict has increased। ठीक है, तो देखिए एक तो आज के ज़माने में ना आदमी टेंशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। टेंशन और एंजाइटी तो इतनी बढ़ चुकी है कि उसका कोई लेवल ही नहीं, किसी भी वजह से हो, आइसोलेटेड रहते हैं, आप अकेले रहते हैं इसकी वजह से हो, या फिर ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है जिसकी वजह से आपको, तो टेंशन और एंजाइटी, या फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो टेंशन और एंजाइटी तो हमेशा ऑल टाइम हाई रहता है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी चीज़ें उतनी आसान नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। उसके बाद में जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिस्कशन वर्क प्लेस पर होते हैं, मतलब अलग अलग जो है सोच के लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। विश्वास कीजिए, घर में अगर आप कभी नेता नगरी की बात कर लीजिए तो हो सकता है कि आप जो है घर में अगर 5 सदस्य हैं ना तो आपकी पांचों की राय नहीं बैठेगी। हो सकता है कि कोई बीजेपी का सपोर्टर हो और वहीं उसी घर में ही कोई कांग्रेस का सपोर्टर, या जो है कोई समाजवादी पार्टी का सपोर्टर, या कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। मतलब ये होता है। तो अगर घर में ये पॉसिबिलिटी है तो आप वर्क प्लेस पर सोचिए कि क्या होगा। अब आप सोचिए कि अगर कोई डाई हार्ड फैन है आम आदमी पार्टी का, या कोई डाई हार्ड फैन है मान लीजिए कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का, और उसके सामने अगर आप उसकी निगेटिव बातें करेंगे तो आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसकी वजह से झगड़ा होना तय है, कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। ठीक है, अब ये चीज़ आप में से कई सारे लोगों ने महसूस की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपके साथ हुआ होगा जो मैं ये इस समय आपको बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें टेंशन एंजाइटी होने की वजह से, उसके बाद में अलग अलग आपके आदर्श हैं, अलग अलग आपके विचार होने की वजह से वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ गया है। ओके, उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट कैन आल्सो अराइज अमंग द वर्क फोर्स ऑन प्रीमाइस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रीजुडाइस व्हिच आर एट्रीब्यूटेबल टू
इंटरपर्सनल रिलेशन, कंपटीशन एट वर्क ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपने मिसप्लेस्ड प्रिजुडाइस है। प्रिजुडाइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले से किसी के बारे में कोई राय बना लेना। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रिजुडाइस का सिंपल से लैंग्वेज में से मतलब समझिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत पहले जो है जब मैं छोटा था तो मैंने शाहरुख खान की एक मूवी देखी। पहली फिल्म शाहरुख खान की मैंने देखी वही जिसमें अंजाम है मेरे ख्याल से, कौन सी फिल्म है जिसमें वो मर्डर कर देता है उसके हस्बैंड का। ठीक है, शाहरुख खान। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल 7-8 साल की मेरी एज रही होगी, और मैंने देखा कि शाहरुख खान उसमें विलन का काम कर रहा है। डोरी टूटी चने के खेत में जो गाना है जिस फिल्म में, मुझे नाम नहीं याद है, ये उसी का है, उसी से रिलेटेड है। तो उससे क्या हुआ ना कि मेरे दिमाग में शाहरुख खान हमेशा जो है एक विलन के तौर पर ही प्लेस हो गया। विश्वास मानिए कि उसकी वजह से ना मुझे कभी शाहरुख खान की कोई फिल्म समझ में ही नहीं आई, कभी पसंद ही नहीं आई। इवन मैं देखता हूँ लेकिन जो प्रिजुडाइस मेरे अंदर बैठ गई, पहले से ही मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, और वो हमेशा बना ही रहा जो है, मतलब वो बहुत कम मैं उसको ख़त्म कर पाया हूँ। मतलब मेरा कहने का ये है। तो प्रिजुडाइस मतलब किसी के बारे में आप पहले से ही कोई चीज़ जो है निर्णय ले चुके होते हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मामा जी हमारे जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब मामा जी जो है चाहे इतना भी गलत काम करें, या फिर जो है आपके चाचा बहुत अच्छे हैं, मतलब अंकल अच्छे हैं, अगर वो चाहे इतना भी गलत करते हुए मिलेंगे तब भी आपको लगता है नहीं चाचा गलत कर ही नहीं सकते हैं। दैट इज प्रिजुडाइस। ओके, तो मिसप्लेस्ड प्रिजुडाइस अगर आपने किसी के बारे में राय बना ली, जैसे कोई आपका मैनेजर है, कोई नया लड़का आपका यहाँ ज्वाइन किया, आप सीनियर मैनेजर है और नया लड़का ज्वाइन किया, और जिस दिन आया उसी दिन ही उसने कहा कि सर मुझे जरा काम है और मैं 4 बजे निकल जाऊँ। आपने तुरंत ही उसके बारे में पहले ही दिन आपने राय बना ली कि भैया ये आदमी कामचोर है, तुरंत भागेगा, काम करने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक दैट। ये जो आपने बना लिया है प्रेजुडाइस, उसकी एक छोटी सी घटना की वजह से वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अगले दिन से 7 बजे तक, 8 बजे तक, या फिर पूरा दिन ही काम करे, संडे को भी आपका हेल्प करे, लेकिन आपके मन में एक प्रेजुडाइस सेट हो गया। और ये इसके पीछे कारण क्या होती है? प्रेजुडाइस जो आप बनाते हैं वही कंपटीशन है वर्क पे, काम में आपको रिजल्ट देना है, आपके जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके रिलेशन दूसरों के साथ कैसे, ये सारी कारण से आप एक जो है प्रेजुडाइस दूसरों के बारे में बना लेते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। आवर ऑफिसर्स, ध्यान दें, आवर ऑफिसर्स आर आवर फर्स्ट होम। हमारे जो ऑफिस होते हैं हमारा पहला घर है। कितनी कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। एज वी स्पेंड द मैक्सिमम टाइम एट द वर्क प्लेस ओनली। थोड़ा सा ये चीज़ अगर आप ध्यान दीजिए इस लाइन को, तो कितनी बढ़िया बात कही है कि ऑफिस जो आपका है, बैंक जो आपका है ना, वो पहला घर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ज़िंदगी का ना, देखिए ज़िंदगी शुरू होती है जान लीजिए 10 बजे, सुबह के 6 बजे से और रात के 9 बजे तक। एक अमूमन जो आदमी के पास अच्छा टाइम होता है एक मॉर्निंग से रात तक का, वो 6 से 9 का होता है, आइडियली मान लेते हैं। और इसमें से ना आप 4 घंटे पहले छोड़ दीजिए तो 10 बजे से ले करके आजकल जो बैंकिंग की स्थिति है उसमें आप 6 बजे तक तो अमूमन मान ही लीजिए। हो सकता है कहीं कहीं पर 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, वो भी है, लेकिन फिर भी 10 से 6 तो आप बैंक को दे ही रहे हो, किसी भी स्केल पर हैं उससे। ठीक है, तो अब अगर सोचिए कि जो अच्छा टाइम है सुबह 6 से रात के 9 बजे तक का, उसमें से 10 से 6 आपने लगभग 8 घंटे 9 घंटे यहीं दे दिए, तो अब बचा क्या? अगर आपको कोई काम करवाना है तो शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 3 घंटे बीते, लेकिन रात में ज़्यादातर काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको गेहूं पिसवाना है, आपको घर में सफाई करवानी है, आपको घर में रेनोवेशन करना है, तो रात के टाइम नहीं होगा। और सुबह इतनी जल्दी 6 बजे उठ करके, सुबह भी इतनी जल्दी लेबर वगैरह नहीं मिलते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए ना, तो जो एकदम आपकी ज़िंदगी का जो सबसे गोल्डन टाइम है फ्रेंड ना, वो आप वहीं बिताते हो। कहाँ? ऑफिस में। इसीलिए इसे हम फर्स्ट होम कहते हैं। ओके, तो ये पहला घर है। अब अगर आपका कोई चीज़ घर है तो घर में जो है शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। तो वही बोली गई है कि आवर ऑफिस इज आवर फर्स्ट होम। इस क्योंकि हम ज़्यादातर समय इसी पर ही बिताते हैं, यहीं पर ही बिताते हैं। वन हैज़ टू रिस्पेक्ट हिज ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। अगर आपको सम्मान चाहिए तो बदले में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करना पड़ेगा, है ना। आप अगर पीएनबी में काम करते हैं और दिन भर जो है चाय पानी पी करके सिर्फ पीएनबी की बुराई करते हैं तो वो गलत है। आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, भाई जो आपका अन्नदाता है कम से कम उसका सम्मान करिए, मेरा जो कहने का मतलब है, ठीक है, तभी आपको बदले में सम्मान मिलेगा। लर्न टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर इमोशन एट वर्क प्लेस। आपको सीखना पड़ेगा कि अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, कुछ भी हो, आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा वर्क प्लेस पर, तभी जो है ज़िंदगी अच्छी चलेगी। नेवर फाइट एट वर्क प्लेस। कभी झगड़ा मत करिए, क्योंकि स्पॉइल कर देगा डेकोरम ऑफ ऑफिस। इसकी वजह से क्या है, ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाएगा। कभी ऑफिस झगड़ा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि आपका मूड ही ख़राब होगा। एक चीज़ और है, पता है, एक चीज़ झगड़े की ना बड़ी ख़ास बात होती है। आपने सोचिए, आप और आपके सीनियर के बीच में ना अगर किसी वजह से झगड़ा हो गया,
तो ये बात समझ लीजिए, भले ही आपने अपने सीनियर को या अपने सीनियर ने अपने जूनियर को खूब चिल्ला दिया बहुत अच्छे से, और उसको खूब जो है मतलब निगेटिव उसको लताड़ना बोलते हैं, बुली कर दिया, लेकिन विश्वास मानिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति मतलब जो है वो हैप्पीनेस नहीं पाता है, दोनों में से किसी को भी संतोष नहीं मिलेगा। रात में घर जा कर के आप भी, जिसको डांट पड़ी है और जिसने डांटा है, दोनों ही जा कर के दिमाग को ख़राब करके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, ये होता है जनरली। ओके, तो इसीलिए कभी जो है वर्क प्लेस पर आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू माइट नॉट एग्री टू अदर पर्सन, हो सकता है या ज़्यादातर केसेस में आप दूसरे व्यक्ति की बातों में सहमत ना हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही लड़ना शुरू कर दे रहे, ऐसे कैसे कह दिया आपने, है ना। कई बार ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बर्दाश्त के बाहर होती हैं, पर फिर भी हमें जो है पेशेंस अपना नहीं लूज करना होता है। वो सामने तीन मतलब एक नंबर जो व्यक्ति है आपके सामने काउंटर पे खड़ा है, उसका काम आप कर रहे हैं, उससे दो पीछे वो डायलॉग पे डायलॉग मारे पड़ा है, पता नहीं कौन से बेवकूफ़ को बिठा दिया है, काम नहीं होता है, आधे घंटे हो गए मुझे लाइन में लगे हुए, मुझे फलानी जगह जाना है और काम नहीं निपटा पा रहा है, पता नहीं कितना धीमे काम करता है। मतलब इस तरीके के कई बार तो गलत शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके साथ झगड़ा जो है कर लेना चाहिए। कभी स्टार्ट फाइटिंग जो है, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए, कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर झगड़े से जो है जीता जा सकता तो महात्मा गांधी की ज़रूरत पड़ती ना हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि मतलब अहिंसा है ना, अहिंसा और सत्य, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तभी जा करके हमें आज़ादी मिली। तो दैट इज़ कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। सिट विथ हिम एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके साथ बैठिए और कोशिश करिए कि आपको एक समाधान मिले। कॉन्फ्लिक्ट स्पॉइल द एम्बियंस ऑफ ऑफिस, कॉन्फ्लिक्ट होने से ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से निगेटिविटी चारों तरफ फैलती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, फर्स्ट होम है आपका, 3 साल की आपकी पोस्टिंग है, अगर आप ऑफिस जाते हैं वहाँ पर सभी आपको अच्छे से ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, और अच्छा रहा दिन, कैसा गया, आपका घर कैसा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर इस तरीके के फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है ना, तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है। मैं ऑफिस गया, मैंने बोला कि यार जो है थोड़ा सा मुझे काम है, 2 घंटे के लिए जाना है, सामने वाले ने 2 घंटे के लिए मुझे अलाउ कर दिया, मैं चला गया, कभी उसको 3 घंटे जाना है, मैंने संभाल लिया, और इस तरीके से हंसी खुशी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटती है। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत करके समाधान निकालिए और निगेटिविटी ना फैलने पाए, इसके लिए कोशिश करें कि झगड़ा ना हो। ओके, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर इंडिविजुअल्स ओपिनियन, दूसरे व्यक्तियों के ओपिनियन का हमेशा सम्मान कीजिए। ओके, दूसरे व्यक्तियों के ओपिनियन का हमेशा सम्मान कीजिए। ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोग सम्मान नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि रतन टाटा जी ने ये बात कही थी कि मतलब वर्क इन्वायरमेंट में क्या है कि चाहे जहां आप पहुंचोगे ना, आपका सीनियर हमेशा आपको ये बताता है कि मैं सीनियर हूं और ये ध्यान रखना क्योंकि मैं तुमसे 5 साल या 10 साल पहले से आया हुआ हूँ। जबकि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका जूनियर आया है वो जूनियर ही रहे, हो सकता है कि कल को वो क्या ही स्थिति में चला जाए, है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति की ओपिनियन का एक सम्मान आपको मेंटेन करना होता है। नोबडी विंस इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में किसी की जीत नहीं होती। मैंने आपको बताया कि आप और आपके बॉस में झगड़ा हो गया ना, आपको सुकून से नींद आएगी ना आपके बॉस को नींद आएगी, विश्वास कीजिए, वो भी जा करके परेशान ही होगा, है ना। ये चीज़ है। नथिंग प्रोडक्टिव कम्स आउट ऑफ इट, यानी कॉन्फ्लिक्ट होने से, झगड़ा होने से, मतभेद होने से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलता है, कोई जीतता नहीं है, कुछ भी प्रोडक्टिव जो है नहीं निकलता है, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं निकलती है। व्हेन टू इंडिविजुअल्स फाइट विथ ईच अदर, जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। एज दे से, जैसा कि कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और टाइड का मतलब जो है ज्वार भाटा होता है अपना हिंदी में, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड जो है किसी का इंतज़ार नहीं करती, समय किसी का वेट नहीं करेगा, जो लहरें हैं समुद्र की वो भी किसी का वेट नहीं करेंगी। ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट होता है कि समुद्र के किनारे पानी कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। जब समुद्र के किनारे पानी रहता है तभी किनारे खड़ी हुई नाव जो है समुद्र में जा सकती है, जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक जो है नाव अंदर नहीं जा सकती। इसलिए टाइड वेट नहीं करेगी। आप सोचिए कि वो पानी आया हुआ वेट करेगा तो नहीं, वो कुछ देर बाद अपना वापस लौट जाएगा समुद्र की तरफ। और अगर आप नाव नहीं चलाते हैं तो आप अंदर समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक फिर वेट करिए 12 घंटे 24 घंटे, जब तक कि पानी दोबारा वापस वहाँ पर ना आ जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है, ओके, हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो समय और जो है लहरें किसी का, या टाइड जो है किसी का वेट नहीं करती हैं। जब भी आप झगड़ा करेंगे तो आप अपना कीमती समय बर्बाद करें, कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए फाइटिंग एट वर्क प्लेस एट इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम विच कैन हैज़ बीन अदरवाइज इन्वेस्टेड इन अदर प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। तो अगर आप झगड़ा करते हैं वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस से ही रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं,
बाहर में तो आप जो है सर फोड़ देते हैं, किसी का कोई अद्धा लेकर के मार देता है, ईंटा लेकर के, कोई हेलमेट से मार देता है। वहाँ तो बाहर तो झगड़े तो अलग ही लेवल के होते हैं, बट वर्क प्लेस पर आपको जो है झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद होता है और इस कीमती समय को आप किसी अच्छे काम में लगा सकते थे अगर आप चाहते तो। ओके, रिमेंबर योर ऑफिस पेज यू फॉर योर वर्क एंड नॉट फॉर फाइटिंग विथ ईच अदर। ध्यान रखें कि जो आपका ऑफिस है, जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, जो संस्था है, वो आपको आपके काम के बदले में पेमेंट करती है, ना कि जो है एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए। ओके, एम्प्लॉयज़ टेंड टू लूज देयर कंसंट्रेशन एंड फोकस इन वर्क इफ़ दे आर इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं अपने काम पर, जिसका अल्टीमेटली असर आपके आउटपुट पर पड़ेगा, है ना। इंडिविजुअल लूज इंटरेस्ट इन देयर जॉब लीडिंग टू जीरो आउटपुट। इसका असर ये होगा कि आपका इंटरेस्ट नौकरी के प्रति कम हो जाएगा, आपके काम के प्रति कम हो जाएगा, जिससे आउटपुट जो है जीरो हो जाता है। दे इन्वेस्ट ऑल देयर एनर्जीज इन फाइटिंग विथ ईच अदर, है ना। एक दूसरे के साथ में लड़ने में ही आप एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। एंड एज ए रिजल्ट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नेवर मेट। इसका असर ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट थे, वो कभी अचीव नहीं हो पाते हैं। और ध्यान रखिए, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इफ़ द टारगेट्स आर नॉट अचीव। ठीक है, अगर टारगेट आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। कोई भी बैंक है, अगर वो हमेशा घाटे में ही चलता रहेगा, पिछले 5 साल 7 साल अगर वो लगातार जो है 500 करोड़ रुपए क्वार्टर में घाटा खाता रहेगा, तो आपको क्या लगता है कितने साल तक वो चलेगा आपके लिए, है ना। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाता है, एटलीस्ट प्रॉफिट में रहे, वो उसका टारगेट होगा कि मुझे प्रॉफिट में रहना है ना। और अगर उसका प्रॉफिट नहीं मैच होता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर्वाइव करेगी तो आप नहीं सर्वाइव करोगे, आपका झगड़ा तो काम ही, वो तो झगड़ा तो मतलब बहुत छोटी सी बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बच रहा है। ओके, नेवर शाउट एट वर्क प्लेस। कभी भी जो है मतलब चिल्लम चिल्ली ना मचाइए, वर्क प्लेस पर कभी भी चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपनी आवाज़ को मधुर रखिए, लोअर रखिए, एंड ट्राई टू अडॉप्ट अ मिडिल पाथ अप्रोच रेदर देन आर्ग्यूइंग। हमेशा बीच का रास्ता अपनाइए झगड़ा करने की बजाय। लेकिन गुस्सा कई बार बहुत आता है, कई बार इतना गुस्सा आता है कि सच में मन करता है कि ज़ोर से चिल्ला दे और चिल्ला करके चल दें, लेकिन हमें बीच का रास्ता अपनाना होता है और आर्ग्यू नहीं करना होता। झगड़े का असर आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। जो आप झगड़ा वर्क प्लेस पर करेंगे, वर्क प्लेस पर आप हो सकता है अपना रौब ना दिखा पाए, लेकिन आप घर जा कर के उस चीज़ का गलत इफेक्ट अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, है ना, जो भी इन लॉज वगैरह हैं, जिनसे भी विश्वास मानिए, इस बात का इफेक्ट आपकी फैमिली पर इनडायरेक्टली पड़ता है, आपके रिलेशंस बिगड़ते हैं। तो बेहतर है कि खुश रहिए, एंजॉय करिए सिचुएशन को, है ना। देखिए जैसे हमेशा परेशान रहना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, खुश रहने की कोशिश कीजिए। इस जीवन में, मतलब इस करंट टाइम पे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें हालात ऐसे हैं कि एक तो खुश वैसे भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहाना ढूंढिए, कोई ना कोई तरीका ढूंढिए, कोई किसी न किसी तरीके से अपने आप को इंगेज करके और खुश और हैप्पीनेस अपने अंदर लाइए। क्योंकि ज़्यादा जो है परेशान रहने से निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन और फिर जो आजकल चला हुआ है डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी और वो अल्टीमेटली आपके परिवार को नुकसान करेंगे। ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपका बॉस है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसने चिल्लाया और वो मैनेज करना जानता है, चिल्ला करके उससे अगर अपने आप को नहीं डिस्टर्ब किया, तो आप तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका डिस्टर्बेंस आपके परिवार को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है ना। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बेहतर है कि हम अपने परिवार को सर्वाइवल के लिए हैं तो परिवार के हिसाब से ही सोचें, ना कि यहाँ के हिसाब से सोच लें, है ना। यानी घर खुश है, हम खुश हैं। जो बातें ऑफिस की हैं वो ऑफिस में रह जाएं, जो घर की हैं वो घर में रह जाएं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चलने वाली है। ओके, द क्रूशियल स्टेप इन हैंडलिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट बिलोंग इन मोस्ट केसेस टू फोकस ऑन एम्प्लॉयज हु आर ऑड्स विथ वन अनदर एंड बी सुटेबली रीलोकेटेड देम टू अदर जॉब्स विच आर फिजिकली डिस्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट को जो है हैंडल करना है, तो उसमें सबसे जो अच्छा तरीका होता है कि पहले ये पता कर लीजिए कि कौन से 2 एम्प्लॉय हैं जिनकी जो है दिन में 2 राउंड हो ही जाती है झगड़े। अगर दिन में 2 राउंड झगड़े वाले जो लोग हैं, इनको ऐसा करिए कि ब्रांच ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसी ब्रांच में कर दीजिए जहाँ इनका आपस में मुलाकात ही ना हो, है ना, एक दूसरे से फिजिकली दूर बैठेंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। ब्रांच बदल दीजिए, अगर दो फ्लोर की बिल्डिंग है तो इनको दूसरे डिपार्टमेंट में सेटल कर दीजिए, तो चीज़ें आसानी से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता
है। ओके, उसके बाद में द एम्प्लॉयर्स रोल एक्सरसाइज बाई मैनेजर एंड एचआर प्रोफेशनल इज सिग्निफिकेंट। जो यहाँ पर एम्प्लॉयर का रोल है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रोल यहाँ पर क्या आता है कि उस रोल को मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशनल जो है हैंडल करते हैं। मतलब करने का, जैसे आप पीएनबी में रहते हैं, जो पीएनबी है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने की, वो पीएनबी की नहीं है। दैट इज या तो कोई मैनेजर होगा या कोई एचआर एग्जीक्यूटिव होगा, प्रोफेशनल होगा, जो कि इस चीज़ को मैनेज करेगा। ओके, हाउएवर इज ग्राउंडेड इन डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस कल्चर डिजाइन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉय टू एक्सटेंट पॉसिबल। मतलब ऐसा वर्क प्लेस कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता होती है कि जहाँ पर एम्प्लॉय का कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। ओके, द बेसिस फॉर सच अ कल्चर इज स्ट्रांग एम्प्लॉय रिलेशंस, फेयरनेस, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एट ऑल लेवल। तो ऐसा वर्क इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर जहाँ पर झगड़े कम हो, उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, फेयरनेस हो, किसी के साथ में पक्षपात ना हो। ठीक है, जो है पता चलता है कि एक ऑफिस में 3 लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको एपीआर जो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू दिया, किसी को 92 दे रहे हैं, किसी को 80 दे रहे हैं और एक को 65 दे रहे हैं, जबकि हो सकता है कि 65 वाला सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो या नहीं भी कर रहा है, थोड़ा कम ही कर पा रहा है, लेकिन कम से कम इतना ना डिफरेंस खड़ा कर दीजिए। फेयरनेस रखिए, ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। तभी जो है ऐसा कल्चर, ऐसा वर्क कल्चर डेवलप हो पाएगा जहाँ पर कि एक दूसरे का सम्मान रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट कम रहेंगे। ओके, व्हाइल कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एडवर्स इफेक्ट impending the business immensely. It is more harmful especially in service organization like bank which are custodian of public money. तो कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पर अगर होगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर असर आएगा ही आएगा, और ये और ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है उन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विस ओरिएंटेड हैं। सर्विस ओरिएंटेड मतलब जहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है बल्कि सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ बैंक में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहे हैं, हम एक सर्विस दे रहे हैं कि आपका पैसा है, हमें दीजिए, हम बदले में आपको जो है कुछ इंटरेस्ट देंगे, या हमारा पैसा आप ले जाइए, बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट दीजिए। हम एक सर्विस दे रहे होते हैं। ओके, क्योंकि हम पब्लिक मनी के कस्टोडियन होते हैं, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर हमारे आपस में झगड़े हुए तो हम कस्टमर को क्या एंटरटेन करेंगे, हमेशा लड़ते ही रहेंगे। इट इज़ देयरफॉर मोर इसेंशियल टू फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ देयर बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड टू असाइन सच फंक्शन टू बी एबल एग्जीक्यूटिव्स which can handle them with require skill, एबिलिटी, कैलिबर एंड स्ट्रेटजी। तो मतलब कहने का ये है कि अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ हो गई है कि ये एक बिजनेस का पार्ट हो गया है। बिजनेस अगर संभालना है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी बिजनेस का ही एक पार्ट हो गया है। ओके, और इसके लिए ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे पास ऐसे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होने चाहिए जो कि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल कर सके, जिनके अंदर में रिक्वायर्ड स्किल, एबिलिटी वगैरह, कैलिबर और स्ट्रेटजी हो। ओके, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें, उसे बिजनेस का पार्ट ही मान करके करें। ऐसा नहीं कि बिजनेस अलग है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अलग चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का या बिजनेस का ही एक पार्ट होता है, और हमें ऐसे एग्जीक्यूटिव, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। इन ऑर्डर टू गिव रिक्वायर्ड इम्पटस to this aspect, the performance of concerned executive in terms of better handling of this function should be prescribed as one of the key performance indicator KPI। जब भी आपका अप्रेजल होता है, जब भी आपकी परफॉर्मेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको 92, 85 ये मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उस समय आपको कुछ KPI दी जाती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। मतलब जैसे अगर आप जो है मान लीजिए ब्रांच मैनेजर हैं, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आपका टोटल आपने कितना लोन किया, कितनी एफडी अरेंज की, एनपीए कितना % रखा, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए। उसी जगह पे एग्रीकल्चर ऑफिसर अगर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यक्ति है तो उसने कितना केसीसी किया है, ठीक है, उसके बाद में कितने बीसी एजेंट्स के थ्रू जा करके मैनेजिंग की हुई है। इसी तरह ये मतलब की परफॉर्मेंस एरियाज उसके हो जाते हैं। अगर कोई एचआर वाला व्यक्ति है तो उसने लीव एप्लीकेशन कैसे मैनेज किया है, कितने लोगों का एपीआर टाइमली करवाया है ना, उसके बाद में लोगों की प्रोफाइल इंटरव्यू वगैरह करवाना, एग्जामिनेशन करवाना, ये सारे उसके केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो जाते हैं। तो
इसलिए ये मतलब जो अगर कोई व्यक्ति है, कोई एग्जीक्यूटिव है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है, तो उसने कितने अच्छे तरीके से जो है हैंडलिंग करी हुई है, बेटर हैंडलिंग करी हुई है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की, वो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में होना चाहिए एंड शुड सुटेबली रिफ्लेक्ट इन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में ये चीज़ दिखनी चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव हमने अपॉइंट किया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए, उसने कितने बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो जब KPI में आ जाएगा उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में, तो अब जो उसका बॉस होगा या जो उससे सीनियर होगा जिसे ये अप्रेजल करना है, उसे आइडिया रहेगा कि हाँ कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और कितने अच्छे तरीके से इस व्यक्ति ने हैंडल किया हुआ है। तो इससे मजबूरी क्या होगी, जो एग्जीक्यूटिव है जिसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने के लिए आपने हायर किया हुआ है, वो अपना काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। ओके, आगे है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ा। देखिए कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है इसमें, आराम आराम से हम लोग पढ़ते चले गए और कॉमन सी बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में होने वाली बातें हैं ये। तो एकदम क्विक रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए आपको पता है कि जो वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एटीट्यूड के, बिहेवियर के, गुणों वाले लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं और उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को कई तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इंसल्ट के रूप में, बेइज्जती के रूप में, नॉन कोऑपरेशन, सहयोग न करना, किसी को जानबूझकर परेशान करना, बुलिंग और गुस्सा। ठीक है, उसके बाद में किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से उसका कारण होता है पर्सनालिटी क्लैश हो जाना, एक दूसरे से ईगो में क्लैश होना, पर्सनालिटी में क्लैश होना, कम्युनिकेशन को मिसअंडरस्टूड कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट का चलना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसकी वजह से वर्क में डिसरप्शन आएगा, वर्क लगातार नहीं चल पाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, आपका जितना आउटपुट चाहिए उतना नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, लोग काम से गायब हो सकते हैं, छुट्टियां मार देंगे, टर्मिनेशन भी हो सकता है। ओके, उसका इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो जो है कॉज भी होता है और इफेक्ट भी होता है वर्क कॉन्फ्लिक्ट का। वर्क प्लेस पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसकी वजह से आपको इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या आपको इमोशनल स्ट्रेस था जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि एक पीसफुल एंटिटी बनी रहे, शांति के साथ काम चलता रहे ताकि बिजनेस का डेवलपमेंट हो और सक्सेस मिले, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उसको अच्छी तरीके से मैनेज और रिजॉल्व जरूर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में टेंशन और एंजाइटी आजकल हर व्यक्ति के पास है, क्योंकि जो काम है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है और अलग अलग जो है आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग आपके आदर्श हैं, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। ओके, उसके बाद में प्रिजुडाइस आपकी जो होती है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाया था कि किसी के बारे में आपने पहले से ही सोच बना रखी है कि ये व्यक्ति ऐसा है और इसकी वजह से इंडिविजुअल की जो ओपिनियन में डिफरेंस होता है, कंपटीशन है वर्क में, इसकी वजह से आप एक प्रिजुडाइस बना लेते हैं और जिसकी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा ऑफिस होता है हमारा फर्स्ट होम होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं पर बिताते हैं, इसलिए हमें अपने पहला जो फर्स्ट होम है उसको अच्छे से शांति के साथ मेंटेन करके चलना होता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट देना होगा, अगर हमें बदले में रिस्पेक्ट चाहिए तो, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके बाद में वर्क प्लेस पर हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, किसी के साथ गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी फाइट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए वर्क प्लेस पर, क्योंकि इससे ऑफिस का माहौल, डेकोरम खराब होता है। ओके, हो सकता है कि आप दूसरे की बात से एग्री ना करें, आपकी ओपिनियन अलग है, उसकी अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ा करना शुरू कर दें। ठीक है, आपको चाहिए उस व्यक्ति के साथ बैठिए और उसके बाद में एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर वर्क प्लेस पर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, माहौल ख़राब होगा और नेगेटिविटी चारों तरफ फैलेगी। इंडिविजुअल की जो ओपिनियन है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट में किसी की कोई जीत नहीं होती है, कहीं कोई सिकंदर नहीं बन जाएगा। ओके, कोई भी प्रोडक्टिव, नथिंग प्रोडक्टिव कम्स आउट ऑफ इट, कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलता है। जब भी कोई दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में, एक्चुअली वो अपना कीमती समय जाया कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि समय और लहरें हैं ना, टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करते हैं। ओके, हमें वर्क प्लेस पर फाइट नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फाइट करेंगे तो उससे हमारा जो है कीमती समय बर्बाद होगा और हम चाहते अगर झगड़ा ना करते तो इस कीमती समय को हम किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। उसके बाद में जो आपका ऑफिस होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपको आपके काम के लिए पे करता है, झगड़ा करने के लिए, फाइट करने के लिए नहीं। एम्प्लॉई अपना कंसंट्रेशन खो देता है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, काम पे उसका मन नहीं लगता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो जाता है। इंडिविजुअल जो है अपना इंटरेस्ट खो देता है अगर उसकी मतलब जो है काम में, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट है जीरो हो जाता है। आउटपुट अगर कम होगा तो बदले में जो है क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी परेशानी से गुजरेगी। ओके, इफ़ दे इन्वेस्ट ऑल देयर एनर्जी
इन फाइटिंग, अपना झगड़ा करने में ही सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी मीट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाती है, टारगेट से मतलब ये नहीं है कि हमने मेरी क्षमता 200 करोड़ रुपए का लोन बांटने की है और 2 लाख करोड़ का लोन मुझे बांटना है, ऐसा नहीं है। टारगेट मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा टारगेट जिससे कम से कम वो फंक्शन कर सके, वो जरूर अचीव होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो चाहती है कि कम से कम प्रॉफिट में तो जरूर रहे, पॉजिटिव तो चले, तो ये इतना टारगेट तो उसका अचीव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है मतलब रातों रात बिलियनियर बन जाना है, नहीं, एटलीस्ट इतना हो कि उसका जो छोटा सा टारगेट है कि हमें पॉजिटिव यानी कि प्लस में रहना है, उतना तो होना ही चाहिए। ओके, नेवर शाउट, अपने वर्क प्लेस पर कभी आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, अपनी आवाज़ को धीमा रखना चाहिए, मधुर रखना चाहिए, और झगड़ा और आर्गूमेंट करने से अच्छा है कि मिडिल का पाथ आपको अपना लेना चाहिए। क्रूशियल स्टेप जो है हैंडलिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट जो है, ज़्यादातर केसेस में अगर मतलब जो है एम्प्लॉई जो कि एक दूसरे से जिनकी नहीं बनती है, उनको ऐसी जगह रिलोकेट कर दीजिए जो कि काफ़ी दूर हो, जिसकी वजह से आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में जो एम्प्लॉयर का रोल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, वो उसको किसी मैनेजर या एचआर प्रोफेशनल द्वारा हैंडल किया जाता है, और इनको चाहिए कि एक ऐसा वर्क प्लेस कल्चर डेवलप किया जाए जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, ठीक है। और ऐसा कल्चर तभी डेवलप हो सकता है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ पर एम्प्लॉई का रिलेशन आपस में स्ट्रांग हो, उसके बाद में इनको फेयर ट्रीटमेंट मिले, ट्रस्ट रहे एक दूसरे पर, एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें। ओके, उसके बाद में वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका असर बिजनेस पर पड़ता है, और ख़ास करके जो है ये ज़्यादा नुकसानदेह सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे होटल इंडस्ट्री है, वो भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए, बैंक के लिए, होटल्स के लिए, जो सर्विस इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, इसके बाद में ज़रूरी है कि हम जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बिजनेस का ही एक पार्ट मान करके उसको मैनेज करें, और इसके लिए ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हायर किए जाने चाहिए जिनके अंदर वो स्किल्स हों, एबिलिटी और कैलिबर हो, कि ताकि वो वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकें। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव आपने हायर किया हुआ है वो अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट मतलब हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डाल दीजिए, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ताकि अगर ऐसा रहेगा तो वो व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम बहुत सिंसियरली करेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अब यहाँ से उसके पहले इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से असली बात अब शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम लगभग वही बातें करेंगे जो अभी तक हमने की है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट में अपेयर टू बी a sense of anxiety for most of the people, but truly speaking it is a normal part of any healthy relationship, it is part of human experience। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, ऐसा लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट में अपेयर टू बी सेंस ऑफ एंजाइटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये चिड़चिड़ापन, झगड़ा और मतलब जो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो झगड़ा एंजाइटी की वजह से हो रहा है, टेंशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर सही बात कही जाए तो ये जो है हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप का नॉर्मल पार्ट होता है। कहने मतलब, अब इनका कहने मतलब है कि छोटे मोटे झगड़े होते रहने चाहिए। एक अच्छी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब छोटे मोटे झगड़े होते रहें। ओके, और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, ये होगा ही होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर ग्रुप आर नॉट ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड आर वांट आर सीकिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप, लोगों का ग्रुप है, उसे जो चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है या जो वो चाहता है वो नहीं मिलता है। ओके, और वो मतलब अपना खुद का इंटरेस्ट जो है वहाँ पर चाहता है, तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब कहने का, जैसे सीनियर मैनेजर है, वो चाहता है कि तुम इस लोन फाइल को पास कर दो, जबकि तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति, ये क्रेडिटर या लोन लेने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, तो लेकिन मैनेजर आपके ऊपर दबाव बना रहा है, आपके ऊपर से सर्कल ऑफिस से दबाव आ रहा है, रीजनल ऑफिस से दबाव आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, उसका खुद का अपना इंटरेस्ट है, उस चीज़ को वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चाहता है, जो उसकी ज़रूरत है, जो वो चाहता है, अगर वो नहीं मिलता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग मोर देन अ शार्प डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट और आइडिया। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एक शार्प डिसएग्रीमेंट है, मतलब आप किसी की बात से एकदम डिनाई करते हैं। मैंने कहा कि जो है लोन दे दो, आपने कहा नहीं दूंगा, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट।
एकदम डिसएग्रीमेंट बहुत अच्छे स्तर वाला डिसएग्रीमेंट है कि वो आपकी उनकी बातें नहीं बनती हैं, या जो आपका आइडिया है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसमें अपोजिशन है। आप जो है पूरब की तरफ जाना चाहते हैं, सामने वाला पश्चिम की तरफ जाना चाहता है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, व्हेन एवर टू इंडिविजुअल्स ओपिनियन इन डिफरेंट वे अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज। जब भी मतलब दो व्यक्तियों की जो ओपिनियन है, जो राय है, वो डिफरेंट होती है, तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। In layman's language, conflict is nothing but a fight either between two individual or among ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक झगड़ा है, फाइट है, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे ग्रुप के लोगों के बीच में हो। नो टू इंडिविजुअल्स कैन थिंक अलाइक। ये ध्यान रखिए, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नो टू इंडिविजुअल कैन थिंक अलाइक, एक जैसा तो सोचा ही नहीं जा सकता है। देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस इन देयर थॉट प्रोसेस एज वेल एज देयर अंडरस्टैंडिंग। हमेशा जो है मतलब दो व्यक्तियों की जो थॉट प्रोसेसिंग होगी उसमें डिफरेंस होगा, उनकी समझ में डिफरेंस होगा। ओके, एक ही बात को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते होंगे और अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसे आपको लग रहा होगा हाँ सर ऐसा बोल रहे हैं। ओके, डिसएग्रीमेंट एमंग इंडिविजुअल्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट। अगर इंडिविजुअल के बीच में डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, तो उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन एवर इंडिविजुअल हैव डिफरेंट वैल्यूज, ओपिनियंस, नीड्स, इंटरेस्ट एंड आर अनेबल टू फाइंड अ मिडिल वे। कॉन्फ्लिक्ट का होता है, मैंने आपको बताया नहीं, जो मैंने पहले बताया वही आपको फिर बता रहा हूँ, मैं कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। देखिए घूम टहल के वही बातें हो रही। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है भाई, दो लोगों की अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग राय है, ओपिनियन अलग अलग है, अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट हैं, और बीच का रास्ता अगर नहीं मिल रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल, ग्रुप आर कंट्रीज डिसएग्री स्ट्रांगली आर इन्वॉल्व इन सीरियस आर्गूमेंट। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डेफिनेशन अगर आप वहाँ पर सर्च करेंगे कॉन्फ्लिक्ट शब्द को या ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग, समूह यानी ग्रुप या देश स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, या किसी सीरियस आर्गूमेंट में, बहस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे ही कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मैकलेन डिफाइंस कॉन्फ्लिक्ट एज द फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल एसोसिएटेड विद द परसेप्शन ऑफ अपोजिंग इनकम्पेटिबल गोल्स, डिजायर, डिमांड, वांट्स एंड नीड। तो मैकलेन कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब चाहे फिजिकल तौर पर या फिर साइकोलॉजिकल तौर पर एक स्ट्रगल होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, किसी गोल को लेकर के, किसी डिजायर को लेकर के, किसी डिमांड, नीड को, किसी वांट को लेकर के, अगर जो है अलग अलग परसेप्शन होता है, अपोजिट इनकम्पेटिबल जब परसेप्शन होता है तभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो चाहे फिजिकल हो चाहे केवल साइकोलॉजिकल हो। ओके, सारी बातें वही जर्नल सी बातें चल रही, कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज ए क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स arising out of a difference in their thought process, attitude, understanding, interest, requirement and even sometimes perception। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक तरीके से क्लैश होता है दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि क्यों होता है, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, उनके एटीट्यूड में डिफरेंस है, उनकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस है, उनकी ज़रूरतों में डिफरेंस है, और कई बार उनके परसेप्शन में डिफरेंस होने की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स इन हीटेड आर्गूमेंट। कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कई बार जो है गर्मा गर्मी हो जाती है, झगड़ा बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। फिजिकल एब्यूज, मार पिटाई, उठाए जो है और पीटना शुरू कर दिए, फिजिकल एब्यूज होगा। एंड डेफिनेटली लॉस ऑफ पीस एंड हारमोनी, है ना, शांति, भाईचारा सब खत्म और मार पिटाई शुरू हो गई, तो कॉन्फ्लिक्ट का ये असर होता है। अ कॉन्फ्लिक्ट कैन चेंज एक्चुअली चेंज रिलेशनशिप, है ना, कॉन्फ्लिक्ट अगर आपका मतभेद हो जाता है तो आपका रिलेशनशिप बदल जाती है, जो मित्र हैं वो दुश्मन बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। फ्रेंड्स कैन बिकम फो एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, मतभेद होने की वजह से जो मित्र हैं वो शत्रु बन जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल फॉर अ पर्सन आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब ये नेचुरल है, व्यक्तियों या लोगों का जो ग्रुप है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है, ये होगा ही होगा। दे कैन हैपन विद इन फैमिली आर विद द फ्रेंड्स ऑफ एनी पर्सन। वो परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और मित्रों या दोस्तों के साथ भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल एट वर्क प्लेस। कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पर भी होता है। आफ्टर ऑल टू पीपल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एग्री ऑन एवरीथिंग। मतलब दो लोग किसी एक बात पर हमेशा एग्री करते रहें, ये जरूरी नहीं है ऑल टाइम, है ना। जैसे
इवन हस्बैंड वाइफ की भी बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोगों की राय हमेशा एक ही रहे, हर बात पे दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ओके, और जब ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप बोलते हो बड़ी टीवी खरीदनी है, वाइफ बोलती है कि नहीं बड़ी टीवी नहीं खरीदनी है, पैसे का खर्चा बहुत है, छोटी टीवी ले लेते हैं। आप बोलते हो कि जो है बच्चों को नॉर्मल स्कूल पढ़ाते हैं जहाँ की फ़ीस कम है, वाइफ बोलती नहीं बच्चे तो अच्छे स्कूल पढ़ेंगे चाहे फ़ीस कितनी भी लग जाए। तो ये है कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ में हमेशा एग्री करें, ये ज़रूरी नहीं होता है और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, द की इज़ नॉट टू फेयर आर ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बट टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व इट इन अ हेल्दी वे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है ना, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसको कैसे अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया छोटी टीवी और बड़ी टीवी का एग्जांपल, तो भाई घबराने से वो बात ना करिए, टीवी मत खरीदिए, बोलना बंद कर दीजिए हस्बैंड वाइफ, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको एक हेल्दी वे में डिस्कशन करके फिर देखना होगा कि हाँ क्या परिस्थितियाँ और क्या किया जा सकता है। ओके, व्हेन रिलेशनशिप पासेस थ्रू सम कॉन्फ्लिक्ट गुड कोलोब्रेशन इज रिक्वायर्ड। जब भी आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एक अच्छा सहयोग की कोलोब्रेशन की ज़रूरत होती है। आपका झगड़ा हुआ है किसी के साथ में, तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में किसी तरह से जो है कोलोब्रेट कर पाएँ, बैठ पाएँ, कई बार इसीलिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। दो दोस्तों का झगड़ा होता है तो एक कोई तीसरा दोस्त जो दोनों का दोस्त होता है वो आकर के समझाता है कि चलो कोई नहीं यार, झगड़े हो गए थे, कोई बात नहीं है, सब बोलते हैं ना पुरानी बातों में मिट्टी पाओ, आगे आकर के दोस्ती करते हैं। तो दैट इज़ रिक्वायर्ड हियर। ओके, द वे वी हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंसेस रीइंफोर्सेस आर डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप। जिस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं उसी से आपका रिलेशनशिप डिसाइड होती है, या तो अच्छी हो जाएगी, या तो दोबारा से आप बॉन्ड हो जाओगे, या तो फिर ख़राब ही हो जाएगी रिलेशनशिप। ओके, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया हुआ है। हेंस कॉन्फ्लिक्ट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ डाउट्स मिसकंसेप्शन लीडिंग टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप आइदर इन फैमिली आर एट ए वर्क प्लेस। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जो आपका मतभेद हुआ है, एक अच्छी अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए, जो आपका मिसकंसेप्शन है किसी चीज़ के बारे में उसको क्लेरिफाई करने के लिए एक अच्छा अवसर होता है टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप। और इससे क्या होगा, जब आप कॉन्फ्लिक्ट जो है दूर करेंगे, जब आप डाउट्स अपने दूर कर लेंगे, कॉन्सेप्शन मिस जो आपको गलत भ्रांतियाँ हुई हैं उसको अगर आप दूर कर लेते हैं तो आपकी रिलेशनशिप जो है और हेल्दी हो जाती है, चाहे वो फैमिली में हो और चाहे वर्क प्लेस पर हो, आपको आपकी रिलेशनशिप और अच्छी हो जाती है। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक ना आसान भी नहीं होता है, एक कठिन मतलब एक जटिल प्रक्रिया होती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट आर ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, ऑल ऑफ देम डिफर इन देयर आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट शब्द है उसी पर एक राय नहीं बन पाती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। इस पर साइकोलॉजिस्ट अलग सोचते हैं, सोशियोलॉजिस्ट अलग सोचते हैं, एचआर वाले अलग, एचआर स्पेशलिस्ट अलग सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राय नहीं हो पाती है। सम ऑफ देम डिफाइन इट एज ए नेचुरल फिनोमेना। कुछ लोग मानते हैं इनमें से, चाहे साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और ह्यूमन एचआर वाले, इनमें से कुछ सोचते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना होना ही होना है, मतलब मैंने आपको बताया नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल टू अकर, होगा ही होगा। सम जर्नलाइज इट एज ए ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर। ठीक है, मतलब कुछ ये मानते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका मतलब आप बाधा पहुंचाने वाला व्यवहार है आपका। फ्यू ऑफ देम फील दैट इट इज़ एन एक्सक्यूज फॉर गोल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब देखिए तीन तरीके से देख रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि नेचुरल फिनोमेना है कॉन्फ्लिक्ट, कोई बात नहीं, होना ही होना है। कुछ बोलते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है काम में बाधा डालने वाला व्यवहार रखता है, ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर है, किसी काम को होने नहीं देना चाहता है। और कुछ ये मानते हैं कि एक बहाना है, आप गोल को इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब आपका और आपका जो सीनियर मैनेजर है उनकी आपस में जो राय है वो मिल नहीं रही है, तो आप एक बहाना बना रहे हो कुल मिला करके, ताकि आपको गोल अचीव ना करना पड़े, इसके लिए एक बहाना है। ओके, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत सारे सोर्स हैं। समटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन अनकॉन्शियसली व्हेन इंडिविजुअली नॉट अवेयर ऑफ नीड आर स्टार्ट्स रिएक्टिंग। ठीक है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो है पता ही नहीं होता है तब हो जाता है,
कॉन्फ्लिक्ट हैपन अनकॉन्शियसली व्हेन इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर ऑफ नीड एंड स्टार्ट रिएक्टिंग, उसको पता ही नहीं होता है और वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट कई बार, ज़्यादातर शादियों में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत होते हैं। आपने जो है आपने दो लोग बैठे हुए थे, एक को ले जा करके पानी पिला दिया और दूसरे को नहीं पिलाया, आपने एक को मीठा खिलाया दूसरे को नहीं दिया, वो मामा जी थे, वो फूफा जी थे, फूफा जी हुए नाराज अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं था कि उनको पानी न पिलाने से झगड़ा हो जाएगा, एंड उसके बाद में फूफा जी रिएक्ट कर गए क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी तो इंसल्ट हो रही है। तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है अनकॉन्शियसली, वो सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और जो सामने वाला है वो अपनी रिएक्ट करना शुरू होता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स एंड नीड्स एंड नोइंगली रिएक्ट टू अचीव द गोल। लेकिन ज़्यादातर केसेस में कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब इंडिविजुअल को पता है, उसको कॉन्शियस अपने अधिकारों का, अपनी ज़रूरतों का, और जानबूझ करके वो अपने रिएक्ट करता है ऐसा ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। जैसे आपका सीनियर मैनेजर और आपके बीच में, आप लोन ऑफिसर हैं, आप दोनों के बीच में एक लोन को लेकर के, जैसा मैंने आपको बहस बताई, आप नहीं लोन पास करना चाहते हैं लोन ऑफिसर होकर के, लेकिन आपके सीनियर मैनेजर आप पर दबाव डालते हैं कि नहीं इसको पास कर दो। तो अब देखिए, हर किसी का अपना गोल है, सीनियर मैनेजर का अपना गोल है, वो चाहते हैं कि लोन पास हो जाए ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। आपका अपना गोल है, आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई लोन ना कर दूँ जिसकी वजह से मुझे जो है मेरे कैरियर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आपको अपना गोल अचीव करना, सीनियर मैनेजर को अपना अचीव गोल करना है, दोनों लोगों को पता है, और इसी वजह से आप अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। ओके, तो इस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैन हार्म अ रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, मतभेद होने की वजह से रिलेशनशिप जो है खतरे में पड़ जाती है। ओके, इफ़ इट इज़ मिसमैनेज्ड बट when handled in respectful positive way, conflict provide an opportunity to strengthen and bond between two people, ठीक है। तो रिलेशनशिप में खतरा आ जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज ना किया जाए। लेकिन अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट को आप अच्छे से, सम्मानजनक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अगर हैंडल करते हैं तो ये एक मौका देता है, दो लोगों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड जो है बनने का मौका मिल जाता है। जो थोड़े बहुत गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए, दोस्ती और गहरी हो गई, ये भी हो जाता है। इट वुड ऑलवेज बी बेटर टू आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट एट एन अर्ली स्टेज एंड मेक सिंसियर एफर्ट टू रिजॉल्व इट एट अर्लीस्ट, ठीक है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका और दूसरे के साथ में, उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जाना चाहिए, पहचान लिया जाना चाहिए, और एफर्ट लगा करके, मतलब अच्छा एफर्ट लगा करके उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। लर्निंग अ फ्यू स्किल्स टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कैन हेल्प टू सॉल्व डिफरेंसेस इन हेल्दी मैनर एंड बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कुछ स्किल्स को अगर सीख लेते हैं तो हमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से, जो हमारे डिफरेंस हैं उसको हेल्दी मैनर में और अच्छी रिलेशनशिप बनाने में मदद हो जाती है। ओके, तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कुछ स्किल्स आती हैं तो आप जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस उसको आसानी से जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से हेल्दी मैनर में कर सकते हैं और स्ट्रांग रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, आगे है कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस। यहाँ पर भी कोई नई बात नहीं करेंगे, पर विश्वास मानिए, फिर वही मैं बताता रहूँगा कॉन्फ्लिक्ट ये इसलिए होता है और कॉन्फ्लिक्ट को इसलिए अवॉइड किया सकता है। ओके, तो हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की। अब इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा सकते हैं, इन्हीं में से कोई चीज़ पूछ लेगा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्रेशर, कंपटीशन एट वर्क, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस तरीके से आपसे 4 ऑप्शन देगा और आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट को जो है लोग मानते हैं कि ये एक तरीके से एंजाइटी, यानी कि एक झगड़ा होता है, प्रेशर होता है, टेंशन होता है, जिसकी वजह से जो है आपस में लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर सही बात कही जाए तो एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये नॉर्मल चीज़ है, होना ही चाहिए। ओके, ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है या ग्रुप के लोगों के बीच में हो सकता है। अगर वो जो चाहते हैं, जो ज़रूरत है जो उनकी, और वो पूरी नहीं होती है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है नथिंग मोर देन शार्प डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं बल्कि एक डिसएग्रीमेंट है जो कि बहुत तीखा जो है, मतलब बहुत तेज डिसएग्रीमेंट है। मतलब एक होता है कि हम आपकी बात से डिसएग्री करते हैं, चलो ठीक है नहीं मानते, लेकिन नहीं मैं मानता ही नहीं भाई तुम्हारी बात को, ये वाली स्थिति हो जाती है। ओके, अपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट आइडिया, जो आपके आइडियाज़ और इंटरेस्ट हैं उनमें अलगाव है, डिफरेंट थाट है, आपकी पूर्व और पश्चिम वाली सोच है। जब 2 इंडिविजुअल की ओपिनियन में, राय में डिफरेंस होता है तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। लेमैन की लैंग्वेज का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट जो है एक तरीके का झगड़ा होता है 2 व्यक्तियों के बीच में या ग्रुप के लोगों के बीच में। 2 इंडिविजुअल एक जैसा कभी नहीं सोच सकते हैं, हमेशा आपकी थाट प्रोसेसिंग में, आपकी समझ में हमेशा डिफरेंस होगा ही होगा। इंडिविजुअल के बीच में जब डिसएग्रीमेंट होता है, किसी बात को लेकर सहमति नहीं होती है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और फाइट शुरू हो जाती है।
कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब भी इंडिविजुअल की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ओपिनियन होती है, नीड होती है, इंटरेस्ट होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब इंडिविजुअल की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उनकी अपनी अलग राय होती है, अलग ज़रूरतें होती हैं और वो मिडिल का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट वो सिचुएशन होती है जब दो लोग, समूह या कंट्रियां जो है एक दूसरे से स्ट्रांगली डिसएग्री करती हैं या किसी सीरियस आर्गूमेंट में इन्वॉल्व रहती हैं। मैकलेन ने बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक फिजिकल भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल भी स्ट्रगल के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि आपकी परसेप्शन है वो अपोजिट है, आपका अपोजिट परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो कोई गोल है, डिजायर है, डिमांड है, उसमें अपोजिट जब आपकी थॉट होती तब ऐसा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एट क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट को एक क्लैश के तौर पर देखा जा सकता है जो कि आपके डिफरेंस, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस, एटीट्यूड में डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग में, इंटरेस्ट में, रिक्वायरमेंट में और परसेप्शन में जब डिफरेंस होता है तो ही जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका हीटेड आर्गूमेंट होगा, एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, कई बार फिजिकल अब्यूज होती है, मार पिटाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शांति और भाईचारा खो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, जो मित्र है वो शत्रु बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ओके, कॉन्फ्लिक्ट जो है नेचुरल होता है व्यक्ति के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए नेचुरल है, होगा ही होगा। ओके, ये परिवार में भी हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्क प्लेस पर भी पॉसिबल होता है। आफ्टर ऑल दो लोग एक हर बात पर सहमत रहें जरूरी नहीं है, हर बात पर हमेशा सहमत रहें दो लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट में डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, बल्कि हमें समझना होगा कि हेल्दी अच्छे तरीके से हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब भी रिलेशनशिप जो है कॉन्फ्लिक्ट से गुजरती है तो एक अच्छे कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस व्यक्ति से आपके मतभेद है, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरीके से आप हैंडल करोगे उसी हिसाब से आपकी रिलेशनशिप गहरी होगी, अच्छी होगी या ख़राब हो जाएगी, इस पर निर्भर करता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हो। कॉन्फ्लिक्ट एक अच्छा अवसर होता है ताकि जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे एक दूसरे के बारे में गलत राय है, उसको जो है हम क्लेरिफाई कर पाएँ। ओके, जिससे कि हमारी रिलेशनशिप फिर से हेल्दी हो जाए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो। जबकि कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जो एक्सपर्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट के, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और ह्यूमन रिलेशन हैं स्पेशलिस्ट, वो मतलब आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में डिफर करते हैं। कुछ के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरली होता है। कुछ के हिसाब से आपका व्यवहार ऐसा है जो कि हर काम में बाधा डालता है, और कुछ के हिसाब से आप एक बहाना बना रहे हो ताकि गोल को अचीव ना करना पड़े, गोल की इनकम्पेटिबिलिटी आपके अंदर में मौजूद है। बहुत सारे सोर्सेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कॉन्फ्लिक्ट कई बार बिना जाने हुए मतलब अनजाने में हो जाता है। ठीक है, जब हमें इंडिविजुअल को अपनी ज़रूरतों का नहीं पता होता और वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है तो भी अनजाने में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में इंडिविजुअल को जानकारी होती है, उसके अधिकारों की, उसकी ज़रूरतों की जानकारी होती है, और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जानबूझ करके वैसे रिएक्ट करता है और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट आपकी रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है अगर इसको आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, आपने मैनेज किया कॉन्फ्लिक्ट को, तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम हैंडल करें कॉन्फ्लिक्ट को एक सम्मानित और पॉजिटिव तरीके से, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक अच्छा मौका देता है हमारे दो लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करने का। ठीक है, इट वुड ऑलवेज भी बेटर कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लें और पूरा प्रयास करें कि इसको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज पर ही रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर जो है कुछ स्किल्स आप सीख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, तो उससे आप हेल्दी मैनर में दो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और एक स्ट्रांग रिलेशनशिप मेंटेन करवा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस की बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस में हम देखेंगे कि मतलब पूरा समझेंगे। अब वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझेंगे, सारी बातें वही रहेंगी। एट एनी वर्क प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल एंड नेचुरल अकरेंस। ठीक है, तो जहाँ पर किसी भी वर्क प्लेस में जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है और नेचुरल है। ओके, वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट टेंड टू लोअर द टीम मोरल एंड इंक्रीज एब्स्टिज्म which normally result in decrease in productivity। ठीक है, तो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा कि टीम का मोरल डाउन होता है, लोग अब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घटती है। तो अगर वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो टीम की पहली बात तो मोरल डाउन हो जाएगा कि हम इतना मेहनत करते हैं और ये लोग जो है बहस लड़ा रहे हैं, लोग छुट्टी लेकर के गायब होने लगेंगे,
जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली घट जाती है। कॉन्फ्लिक्ट आल्सो लीड टू डिसरप्शन ऑफ डिजायर्ड स्टेट ऑफ हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भाईचारा है और जो स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाती, खराब हो जाती, ख़त्म हो जाती है। सिंपल शब्द में कहें, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस इज स्ट्रगल दैट हैपन्स व्हेन पीपल फील दे हैव इनकम्पेटिबल गोल, वांट, डिमांड्स एंड नीड। ठीक है, तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पर तब होता है, या कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पर वो स्ट्रगल है वो जबकि लोगों के जो गोल हैं इनकम्पेटिबल गोल हैं, या इनकम्पेटिबल वांट्स हैं, इनकम्पेटिबल डिमांड है, इनकम्पेटिबल नीड है। मतलब एक की ज़रूरत नीड अलग है, दूसरे की अलग है, एक की डिमांड अलग है, दूसरे की अलग है, एक की चाहत ज़रूरत अलग है, दूसरे की अलग है, जो गोल है वो अलग है। अगर इनकम्पेटिबल है दो लोगों में तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होता है वर्क प्लेस पर। इट काजेज ए मैसिव डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पेन, डिसकम्फर्ट, सैडनेस एज वेल एज एंगर। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा वर्क प्लेस पर तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको पेन होगा, परेशानी होगी, डिसकम्फर्ट होगा, दुखी होंगे आप, और गुस्सा भी होगा। ये सब होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट मैनेजर स्पेंड एटलीस्ट 25% ऑफ दियर टाइम रिजॉल्विंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ये पाया गया है कि 25% समय केवल वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने में निकलता है मैनेजर्स का। ओके, मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्लाइट पकड़ो और भाग जाओ, या लड़ो। ठीक है, तो मतलब सम प्रेफर रन अवे, कुछ भाग जाते हैं, एंड अवॉइड द सिचुएशन एट ऑल कास्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बैटल इट डाउन, लड़ना चाहते हैं। ओके, तो जो कॉमन रिस्पॉन्स है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, उसमें या तो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट से भाग जाएगा और या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट के लिए लड़ेगा। इन आइदर केस पीपल फील अनकम्फर्टेबल एंड डिससेटिस्फाइड विद द आउटकम बिकॉज नो रेजोल्यूशन इज अचीव। ठीक है, लेकिन किसी भी केस में, चाहे आप भाग जाओ कॉन्फ्लिक्ट के केस में और चाहे आप कॉन्फ्लिक्ट होने पर लड़ो, दोनों केसेस में आपको अनकम्फर्टेबल और डिससेटिस्फाइड महसूस होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी रेजोल्यूशन अचीव नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट होने से कोई भी आउटकम, जो रिजल्ट आएगा कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है वर्क प्लेस पर, यानी कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। बट इट कैन बी मैनेज एंड बाई हैंडलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रगल। लेकिन इसको मैनेज किया सकता है, डिसएग्रीमेंट को हैंडल करके, मिसअंडरस्टैंडिंग को और संघर्ष को हैंडल करके हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। एन ओपन माइंड एंड पॉजिटिव अप्रोच डेफिनेटली मेक्स इट ईजियर टू मैनेज एनी कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट अकर्स। ठीक है, एक ओपन माइंड अगर आपकी और पॉजिटिव अप्रोच है तो जो है कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से मैनेज किया सकता है जब भी ये होता है। कॉन्फ्लिक्ट लीड टू डिसरिस्पेक्ट एंड अननेसेसरी टेंशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिसरिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे का सम्मान कम हो जाएगा, और अननेसेसरी की टेंशन बन जाती है लोगों के बीच में। इंडिविजुअल टॉक इल अबाउट अदर्स एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट। व्यक्ति दूसरे की बुराई करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो जाता है ऑफिस का। यू माइट बी एन एक्सेलेंट परफॉर्मर, अ डिलीजेंट वर्कर, मतलब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बट इफ़ यू कीप फाइटिंग विथ योर फेलो वर्कर्स यू वुड डेफिनेटली अर्न अ बैड नेम। लेकिन अगर आप मतलब अच्छा काम करते हैं, सारे टारगेट पूरे करते हैं, बहुत मेहनती हैं, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर अपने फेलो वर्कर्स, अपने साथ में काम करने वाले, अपने जूनियर, अपने सीनियर से अगर आप लड़ते रहेंगे तो आपको सिर्फ बुरा नाम, बैड नेम ही आपको अर्न होगा। यू विल बी इन लाइमलाइट बट फॉर ऑल रॉन्ग रीजन्स। आप लाइमलाइट में तो रहेंगे लेकिन गलत कारणों से रहेंगे। इट इज़ ऑलवेज वाइज टू डू योर वर्क सिंसियरली, पैक योर बैग्स, गो होम एंड कम फ्रेश द नेक्स्ट डे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना काम अच्छे से करिए, मेहनत से करिए, अपना बैग पैक करिए ऑफिस से, घर जाइए और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ आइए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप सबसे अच्छे जो है व्यक्ति हैं, यकीन मानिए। ठीक है, नो बडी लव्स टू कैरी अननेसेसरी टेंशन एंड दस इट इज़ ऑलवेज एडवाइज नॉट टू फाइट एट वर्क प्लेस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अननेसेसरी टेंशन को कैरी नहीं करना चाहता है। ओके, इसलिए वर्क प्लेस पर फाइट को, झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस आपका फर्स्ट होम है और फर्स्ट होम में झगड़ा अच्छा नहीं होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट यू विल एग्री टू व्हाट द अदर्स हैज़ टू से। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो कुछ भी दूसरा कहे आप उस पर एग्री कर जाएं।
जो कुछ भी वो सामने वाला कह रहा है उस पर आप एग्री कर जाएं, बट फाइटिंग विल नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन, क्योंकि लेकिन झगड़े से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। भले ही आपकी बात आप कह रहे हो, जो सामने वाले व्यक्ति कहता है जो बातें, सारी बातों पर आप एग्री कर जाओ, जरूरी नहीं है, लेकिन झगड़े से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि इस झगड़ा करने से आपके टेंशन बढ़ जाएगा। लर्न टू कंप्रोमाइज एंड डिस्कस विथ योर टीम, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए और अपनी टीम के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करनी चाहिए। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, व्हाट अदर पर्सन हैज़ टू से एंड डू करेक्ट हिम इन पोलाइट वे इफ़ ही इज़ रॉन्ग। जो सामने वाला व्यक्ति जो भी उसकी राय है उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा कि लोन ऑफिसर लोन नहीं देना चाहता है, तो आप उसकी बात को सुनिए कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। आप मैनेजर हैं, आपको सुनना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसने कुछ देखा होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तभी वो कह रहा है कि इस व्यक्ति को लोन नहीं देना चाहिए सर, एनपीए हो जाएगा। तो आपको इसको सुनना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वो गलत है, कहीं पर वो गलत बोल रहा है, तो आप उसको मतलब प्यार से, पोलाइट वे में, विनम्रता के साथ में उसको सही समझाइए कि नहीं देखो ऐसा है, आप जो देख रहे हो गलत देख रहे हो, इसको थोड़ा सा समझने की तुम भी कोशिश करो। ओके, अवॉइड फाइंडिंग फॉल्स अननेसेसरी एंड क्रिटिसाइजिंग योर कलीग। अननेसेसरी की जो है गलतियाँ ढूंढना और क्रिटिसाइज़ करना अपने कलीग को बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। किसी को बिना मतलब कि फॉल्ट जो है, स्टेपलर यहाँ नहीं रखा है वहाँ रखा हुआ है, जब देखो तुम्हारी आदत ख़राब है, स्टेपलर सही जगह पर नहीं रखते हो, पेन सही जगह पर नहीं रखते हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, मतलब इस तरीके की बातें जो है अननेसेसरी की फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसाइज़ करना कलीग को नहीं चाहिए। ये निगेटिव एनवायरनमेंट में चेंज होगा। रिमेंबर एवरीवन एट ऑफिस इज पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, ध्यान रखें कि हर व्यक्ति ऑफिस में एक बड़े परिवार जैसा है। जैसे हम पीएनबी में है तो हम पीएनबियंस बोलते हैं अपने आप को, है ना। अब वहाँ पर अगर 1.5 लाख लोग हैं तो एक 1.5 लाख लोगों का एक बड़ा परिवार है। ओके, जो कि एक साथ काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल की तरफ। हमें पंजाब नेशनल बैंक का नाम ऊंचा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, तो कॉमन गोल की तरफ हम एक बड़े परिवार की तरह काम कर रहे हैं। तो याद रखना चाहिए इस बात को। अगर याद रखोगे कि हम परिवार का हिस्सा हैं तो झगड़ा कम करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस मस्ट बी अवॉइडेड एंड एम्प्लॉय मस्ट कंसंट्रेट ऑन अचीविंग देयर गोल। वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए और एम्प्लॉय को अपने जो है गोल पर, अपने टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग यू डू। कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी आप करिए उसमें अपना बेस्ट दीजिए। जब आप बैंक में हैं, बैंक में बेस्ट दीजिए, घर आते हैं घर में अपना बेस्ट दीजिए, सीआईबी की तैयारी करते हैं सीआईबी में अपना बेस्ट दीजिए। हर जगह आपने कोशिश करनी है कि अपना बेस्ट देने की। ठीक है, एंटर योर ऑफिस विद अ काम एंड कंपोज्ड माइंड एंड नेवर हाइपर आर रिएक्ट टू एनीवन्स स्टेटमेंट। जब भी आप अपने ऑफिस जाएँ तो शांत दिमाग से, एक सधे हुए दिमाग से एंट्री करें, शांति के साथ में, और कभी हाइपर ना हो या किसी दूसरे के स्टेटमेंट पर रिएक्ट ना करें। मतलब बातों से ही व्यक्ति को सिंहासन मिलता है और बातों से ही हाथी के पांव के नीचे कुचला जाता है। तो ध्यान रखने की जरूरत होती है कि स्टेटमेंट बहुत ही बोलते हैं कि नाप तौल के बोलना चाहिए, है ना। तो हमें तो यही कोशिश करनी चाहिए। कस्टमर को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, है ना। जब भी आप बोलें उससे पहले एक बार सोच लें। अडॉप्ट अ प्रोफेशनल अप्रोच एट वर्क प्लेस एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस विद द फेलो वर्कर। आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है वर्क प्लेस पर, और अपने डिफरेंसेस को फेलो वर्कर के साथ में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। रिमेंबर एवरीवन एट ऑफिस, है ना, सॉरी, रिस्पेक्ट एवरीवन एट ऑफिस एंड रिमेंबर फाइटिंग इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हर किसी व्यक्ति का ऑफिस में सम्मान कीजिए और ध्यान रखिए कि जो है फाइटिंग इज नॉट ओनली सोल्यूशन, है ना। केवल इकलौता समाधान लड़ाई करना ही नहीं है, और भी समाधान आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन वही सारी बातें जितनी हमने पहले की थी वही सारी बातें यहाँ पर फिर से की हैं। कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस। तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जैसे मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस लेक्चर को, तो लोग बोलते हैं सर कि इतने लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, इतना टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए किसी चीज़ को अगर अच्छे से समझना है तो समय देना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है। देखिए, और एक और बात ध्यान रखिए कि अगर आप ना 1000 शब्द पढ़ते हैं, 1000 वर्ड अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें से ना आपको 100 याद रहता है, और जब आप 100 पढ़ते हैं ना तो आपको 10 याद रहता है, और जब आप 10 शब्द पढ़ते हैं तो आपको 1 याद रहता है। मतलब 10% डिग्रेडेशन रिटेनिंग होती, बाकी सब गायब हो जाता है। ये नियम है, मतलब माइंड हमारा ऐसा डेवलप ही हुआ है, अदरवाइज हम सुपर कंप्यूटर नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। भले ही आपको यहाँ लग रहा हो ना कि आपका समय बहुत लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको यही जो समय आपने यहाँ स्पेंड किया, यही आपको वहाँ इन्जॉय देता है कि हाँ चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं। और आप जो है मतलब, क्योंकि क्या है कि
पेपर एकदम डायरेक्ट नहीं बनता है। पेपर ऐसा नहीं कि फिक्स क्वेश्चन है उसी एमसीक्यू को पूछ लेगा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, अब मैंने आपको ना कॉन्फ्लिक्ट एकदम एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। अब वहाँ क्वेश्चन कितना भी घुमाए ना, अगर आप थोड़ा सा भी जो है दिमाग लड़ाओगे तो आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम नए होते हैं, हमारे चैनल को नया ज्वाइन करते हैं, हमारे कोर्स को नया ज्वाइन करते हैं और फिर वो स्ट्रगल करते हैं कि सर, जिनको विश्वास है, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं या जो मेरे बारे में जानते हैं, उनके लिए नहीं है, वो तो जानते हैं। लेकिन जो नए नए होते हैं वो बोलते हैं सर कि जो है, मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक लोग पिछली बार का है, पिछली बार के एग्ज़ाम में एबीएम उन्होंने मेरे से पढ़ा, क्योंकि उसमें एबीएम में मॉड्यूल बी जो था न्यूमेरिकल बेस्ड था, उनको और कहीं समझ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे से पढ़ा। बाकी चीज़ें जो है एक किताब खुद पढ़ी और एक किताब दूसरे चैनल से पढ़ ली। उसके बाद में सिर्फ एबीएम में ही पास हो पाए हैं सर, बाकी दोनों पेपर फंस गए हैं उनके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब आप इतना पढ़े होते हैं और मेरे से पढ़े होते हैं ना, तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा, विश्वास मानिए। अब ये है कि विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको विश्वास है, और जो नए जुड़ रहे हैं उनको विश्वास करना चाहिए। बहुत पहले छोटे पे आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करने से जिसकी बुद्धि जो है एकदम जड़ होती है, जो एकदम नहीं काम करती, वो भी काम करने लगती है। जैसे पत्थर के ऊपर लगातार अगर आप रस्सी जो है चलाते रहें कुएं वगैरह में, तो उससे उस पर निशान पड़ जाता है, यानी पत्थर पे निशान रस्सी छोड़ देती है। उसी तरीके से तो रिवीजन, फिर से कहूँगा, सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ खड़ी है फ्रेंड्स, रिवीजन। इसीलिए मैं अपना जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ और एक बार क्विक रिवीजन तुरंत ही करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया, जैसे हमने 11 पेज पढ़ लिया, तो चीज़ें पीछे वाली गायब हो गई होंगी पक्के तौर पर, अभी तो आपको नहीं याद होंगी। लेकिन जब आप अगली बार देखोगे तो मान लीजिए आपने मेरे वीडियो को 2 बार देखा, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आपने 4 बार पढ़ लिया, और जो चीज़ 4 बार पढ़े होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिटेन करती है। ठीक है, चलिए, सॉरी समय आपका वेस्ट करने के लिए। आगे बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस में। मैंने आपको बताया जहाँ नंबर ऑफ लोग जो है एक साथ काम करते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है और नेचुरल है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टीम का मोरल डाउन होता है, लोग जो है अब्सेंट रहना पसंद करते हैं, साथ में काम नहीं करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की या संस्था की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भाईचारा है, जो स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी डिस्टर्ब होती है। ओके, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक तरीके का स्ट्रगल होता है, जब दो लोग जो है पाते हैं कि जो गोल है वो इनकम्पेटिबल है, यानी एक गोल जो दिया गया है उसमें दोनों लोग इनकम्पेटिबल हैं, या दोनों की नीड अलग अलग हैं, या दोनों की डिमांड्स अलग अलग हैं। ओके, उसके बाद में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन, पेन, डिस्कम्फर्ट और सैडनेस और एंगर जो है बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसके बाद में देखा गया है एस्टीमेट के हिसाब से कि मैनेजरों का 25% समय केवल वर्क प्लेस के कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने में बीतता है। कॉमन जो रिस्पांस है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का वो है फ्लाइट और फाइट रिस्पांस। या तो आप भाग जाते हो सिचुएशन से, या फिर आप लड़ते हो सिचुएशन से। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में कई सारे लोग होते हैं जो रन अवे कर जाते हैं या अवॉइड करते हैं सिचुएशन को किसी भी कीमत पर, और दूसरे होते हैं जो इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन किसी भी केस में आपको अनकम्फर्टेबल और डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अगर हम डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रगल जो दो व्यक्तियों के बीच चल रहा है उसको अच्छे से हैंडल करें तो कॉन्फ्लिक्ट को मतलब जो है मैनेज किया जा सकता है, अवॉइड नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपका ओपन माइंड है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसरिस्पेक्ट और अननेसेसरी टेंशन बढ़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। आप भले ही एक अच्छे बैंकर हैं, भले ही आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ में काम करने वाले सीनियर और जूनियर से इनसे लड़ते ही रहेंगे तो आपको बैड पब्लिसिटी मिलेगी, गलत नाम ही होगा, आपका अच्छा नाम नहीं होगा। आप हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं, इसलिए कि अच्छा आज फलाने जो है व्यक्ति का फिर से झगड़ा हो गया है, अच्छा अरे यार ये तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, इस तरीके की बातें आपके बारे में होती रहेंगी। आप लाइमलाइट में हैं बट गलत कारणों से हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप जो है सिंसियरली वर्क करें, अपना बैग पैक करें, घर जाएँ, घर के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करें, और अगले दिन जब आएँ तो फ्रेश माइंड के साथ आएँ। अननेसेसरी टेंशन कैरी करना कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए अच्छा है कि आप वर्क प्लेस पर फाइट ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि दो व्यक्तियों के बीच में जो भी कहा जाए वो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो कहे दूसरा हमेशा उस पर एग्री कर जाए, लेकिन फाइटिंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इससे टेंशन ही बढ़ती है। आपको कंप्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए और अपनी टीम के साथ में जो भी बातें उनको डिस्कस करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, लिसन, ध्यान से सुनिए।
कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, और जहाँ पर वो गलत हो उसको पोलाइटली अच्छे तरीके से, सब विनम्र तरीके से उसको जो है करेक्ट करिए जहाँ पर भी वो रॉन्ग है। अननेसेसरी की फॉल्ट मतलब गलतियाँ पकड़ना और उसे क्रिटिसाइज़ करना अपने कलीग को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि साथ में काम कर रहे हैं ताकि एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। ओके, वर्क प्लेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अवॉइड किया जाना चाहिए और एम्प्लॉय को अपने गोल पर जो है अचीव करने के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए कि उसका जो टारगेट है उसे अचीव करें। ठीक है, अपने किसी भी व्यक्ति को अपना जो है ईच और एवरीथिंग जो वो करे उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। अपने ऑफिस में शांत और सुलझे दिमाग के साथ एंट्री करें और किसी जो है दूसरे की स्टेटमेंट से हाइपर ना हो, किसी भी बात पर किसी दूसरे व्यक्ति की कहने पर रिएक्ट ना करें और हाइपर ना हो। बोलने से पहले सोचें, हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी चाहिए वर्क प्लेस पर, और जो फेलो वर्कर के साथ जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो है फाइटिंग केवल इकलौता सोल्यूशन नहीं, और भी समाधान मौजूद हैं। एवरीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करिए, ऑफिस में हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करिए और ध्यान रखिए कि केवल लड़ना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बहुत सारे समाधान मार्केट में मौजूद हैं। थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचिए। ठीक है, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।